दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विद दिव्या जायसवाल में। आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे मौजूदा आंदोलन और युवाओं की एकता पर। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश शुक्ला सर, जो नेपाल की चल रही करंट सामाजिक स्थिति पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो नेपाल में इस समय मौजूदा जेनजी आंदोलन चल रहा है या शिक्षकों का शिक्षा सुधार प्रणाली के लिए कोई आंदोलन है, तो इसके पीछे का जो मेन कारण क्या सोशल मीडिया और शिक्षा को सुधार में लेकर है या इसके पीछे के कोई और कारण है? नेपाल का ये जो मुद्दा है दिव्या जी, इस पर जो आज की हमारी ये जनता जान रही है वो जेनजी आंदोलन के रूप से ही प्रचलित है और ये ऐसे ही पॉपुलर है और रोज न्यूज़पेपर भरे पड़े हुए हैं इसमें उनके आंदोलन को लेकर। और सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा है यहाँ पर होने वाली हिंसा। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे क्या इतनी हिंसा कर सकते हैं? क्या वो? इस पे बहुत गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि देखिए, नेपाल की इकोनॉमी और नेपाल के अंदर का पॉलिटिकल सिस्टम दोनों ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हो, वहाँ पर बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई प्रयास सरकार के द्वारा किया गया हो, सब को लेकर हाई लेवल डिससेटिस्फैक्शन है। ऑलरेडी आपने देखा भी, कुछ समय पहले नेशनल टीचर्स फेडरेशन था, नेपाल का एक संगठन है जिसके बैनर के तले टीचर्स ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बड़े बड़े मूवमेंट हुए। फाइनली सरकार झुकी और वो लोग जो टीचर्स थे वो अच्छी सैलरी, स्टेबिलिटी इन देयर कैरियर, यहाँ तक कि अपने जॉब कंडीशंस को लेकर कई सारे उनकी डिमांड थे। फाइनली 30 अप्रैल 2025 को एक समझौता होकर वो मामला ठंडा हुआ। टीचर्स को ये आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्दी उनके लिए एक शिक्षा विधेयक लेकर आया जाएगा। सरकार तैयार हुई, 9 पॉइंट समझौता किया उसने कि ठीक है, सैलरी सिविल सेवकों के बराबर कर दी जाएगी, उनके जो कार्यकाल है उनकी स्थिरता की जाएगी, वगैरह वगैरह कई सारे पॉइंट किए गए। हालांकि ये जो आंदोलन है जो आप देख रहे हो, जेनजी आंदोलन, उसके पहले एक माहौल बना हुआ था वहाँ पर। लेकिन ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, ये जानने की जरूरत है। सरकार ने क्या किया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगा दिया। सरकार की तरफ से कहना यह था कि उन लोगों ने वहाँ के कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और लास्ट डेट जो था उसको उन्होंने सरपास कर दिया। लेकिन जो परसेप्शन गया वहाँ के उसमें वो ये था, क्योंकि कई दिनों से सोशल मीडिया पर वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके बच्चों की लेविश लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कई सारी वीडियो वायरल हो रहे थे। बिल्कुल, लंबी लंबी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये राजनेता और अधिकारियों के बच्चों का एक बड़ी ही लेविश लाइफ स्टाइल, वो देख के लोग लगातार सोशल मीडिया पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि, और लगातार इस बीच में जब विरोध होने लगा इस प्रकार के करप्ट प्रैक्टिसेस का, तो तुरंत बैन लगाया गया। तो यही मैसेज गया कि ये बैन लगाया गया है उनको उजागर करने के कारण, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था ना ये सारा सोशल मीडिया, उसे बैन लगाया गया। दूसरी ओर जो नेपाली लोग हैं वे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स पर कैपिटा के हिसाब देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया बिलोंग्स टू नेपाल में है। यानी कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन यंग बच्चों के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ के जीवन में, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, ऑनलाइन एजुकेशन ये सब करके हो, कि दूर दराज में रहने वाले लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। सर, कई सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि आपने बताया कि अप्रैल में शिक्षा सुधार से रिलेटेड शिक्षकों सरकार के बीच समझौता हो गया था, लेकिन आज भी ऐसा कई चर्चा है कि शिक्षकों का आंदोलन जारी है या कई तरीके के ऐसे र्यूमर्स हैं। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन आंदोलनों से अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन शिक्षकों की आड़ में या ये जो हमारे जेनजी युवा है इनकी आड़ में। देखिए, हमें इसके कारण जैसे हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इन आंदोलनों ने एक माहौल तो बनाया। बिल्कुल सर, इनके कारण वहाँ पे एक अस्थिरता आई, लेकिन जो वहाँ का भ्रष्टाचार, जो वहाँ के प्रशासन में एक करप्शन है, जो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इन सब ने ऑलरेडी चीज़ों को वल्नरेबल बना दिया था। ये आंदोलन, नो डाउट, ये आंदोलन इतनी बड़ी संख्या में हुए कि ऑलरेडी ट्रैफिक की समस्या, बाकी समस्याएं सब थीं। बच्चों को उनके जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था सोशल मीडिया,
उन्होंने उसका जाकर विरोध किया। विरोध, हालांकि सरकार ने वापस ले लिया ये आंदोलन को, लेकिन इस दौरान कुछ गोलीबारी में बच्चों की डेथ हो गई, जिसके बाद बच्चे एग्रेसिव हो गए। इनके एग्रेशन का फायदा उठाया वेस्टेड इंटरेस्ट ने। वहां के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन्होंने लूट मार करनी प्रारंभ करी। इन बच्चों ने क्या लूट मार की थी? नहीं की थी। ना किसी की आई थिंक पेरेंट्स अलाउ करेंगे और ना ही कोई, पीछे की आड़ में कुछ शायद सस्पिशियस लोग हैं। अब वो सस्पिशियस लोग वहां की सत्ता हथियाना चाहते हैं। जैसे प्रचंड ने 2006 में राजशाही को समाप्त करने के नाम पर सत्ता हथियाई थी। अब कुछ लोग इनको समाप्त करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन उसका कारण ये लोग खुद हैं। इन्होंने बच्चों की समस्याओं को ध्यान में नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फोकस नहीं किया, ऊपर से जो लोगों को ये दिखा रहे थे कि कंगाल हैं हम और अपना लाइफ स्टाइल कैसा एंजॉय करें। तो दिस इज द फ्रस्ट्रेशन, ये हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन है जिनको सरकार की गलत नीतियों ने, इस आंदोलन को हैंडल करने का जो सरकार का तरीका रहा गलत रहा। देखिए, शिक्षकों का आंदोलन सही ढंग से हैंडल किया उन्होंने, बिल्कुल एग्रीमेंट किया, उसको रोका, लेकिन बच्चों के आंदोलन को इन्होंने थोड़ा डिलेड एक्शन लिया। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई, आखिर कहीं ना कहीं साजिश उनको मिला था, उन्होंने गोली चलाई। वो सही चलाए गलत चलाए मतलब ये नहीं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, मतलब ये इंपैक्ट गलत पड़ा। और जैसे बच्चे एग्रेसिव हुए कि हमारे साथी 2 मर गए, अब 2 बच्चे मर गए, उनके सपोर्ट में बाकी इमोशनल जनरेशन है ये तुरंत इमोशनल जनरेशन है। भ्रष्टाचार नेपाल में आज का विषय नहीं है। कितने अभी उनके पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल में बैठे हुए हैं खाली सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में। तो भ्रष्टाचार आज का नहीं है, लेकिन घड़ा भर चुका। घड़ा भरने से, और जैसे इन्होंने सोशल मीडिया पर रोक लगाया, लोगों को लगा हमारी लाइफ में जो कुछ बचा है वो भी छीन रहे हैं। हमारी लाइफ में जिससे हम रील बना के कुछ कमा ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम अपनी चीज़ों को अपलोड करके कुछ कमा ले रहे हैं, या फिर हम शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं मुफ्त की उस सोशल मीडिया पर। तो सर, इन तरीके के जो आंदोलन हो रहे हैं, इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? देखिए, सीधा इम्पैक्ट तो नेपाल पर ही पड़ रहा है। नेपाल पर पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, सीधा इम्पैक्ट नेपाल पे पड़ रहा है। वहां की आज राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति हो गई है, वहां पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बचा है। और सर, इस तरीके का जो आंदोलन है, तो वहां के जो शिक्षक हैं या फिर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, युवा हैं, इन पर इनका क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए, ये स्टूडेंट्स ही आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो तो अब वहां पर रुकने वाले नहीं हैं। उनका वो डिमांड पूरा हो गया, सोशल मीडिया से हटाओ अपना वो, लेकिन इनको लग रहा है कि फिर लगा देंगे। अगर यही लोग रहे तो, भ्रष्ट लोग रहे तो अपने आप को बचाने के लिए फिर से वही काम करेंगे। और अब उन्हें साफ चाहिए सब कुछ, उनको अब एक पारदर्शी शासन चाहिए। उन्हें ये राजनीति और इस प्रकार की राजनीति से मोह भंग हो गया है। और ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, हो सकता है राजशाही भी इसको समर्थन कर रही हो, इस आंदोलन को, वरना इतना बड़ा आंदोलन ऐसे चल पाना इतना संभव नहीं है। कोई लीडर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं वेस्टेड सपोर्ट मिल रहा है इस आंदोलन को। और ये जो वेस्टेड सपोर्ट मिल रहा है, ये राजशाही से हो सकता है, ये बाहर के कंट्री से भी हो सकता है, क्योंकि जिस समय जो देश वहाँ के राजनीति से सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो सर, इस तरीके के सपोर्ट के पीछे उनके क्या फायदे छुपे हैं, ये हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। कई लोग कहेंगे भारत भी करवा सकता है ये काम। बिल्कुल सर, कहेगा भारत करवा सकता है, क्यों? अभी ओली ने कहा था कि जो लिपुलेख दर्रा है वहां से हम चाइना और भारत का व्यापार नहीं पसंद करेंगे। साथ ही साथ भारत के अगेंस्ट हर प्लेटफॉर्म पे नेपाल खड़ा हो जाता है। तो भारत के लिए तो हित में है कि वहां की सरकार जाए, वहां की व्यवस्था जाए, क्योंकि वो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाइना के करीब जा रहे हैं। तो मैक्सिमम काफी लोग कहेंगे कि भारत का इसमें हाथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी करनी को भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, नागरिकों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, खाली अपनी जेब भरकर, खाली अपनी राजनीति को सेकना। गठबंधन सरकार बना रखा है तो सब लूट लूट के खा रहे हैं नेपाल को। तो वहां की जनता की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र है, जनता की जिम्मेदारी वो अपने देश को बचाए, उसने वही किया। आने वाले समय में ये जो है एक नई राजनीति नेपाल में जन्म देगी। तो सर, इस तरीके का जो भी ये आंदोलन है, जो स्थिति है इस समय नेपाल की, तो क्या ये नेपाल, भारत और चीन के व्यापार संबंध पे भी कुछ असर डाल रही है, या किस तरीके का असर डालेगी? देखिए, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी है। जो भी नई राजनीतिक प्रणाली वहां पर आएगी वो तय करेगी आगे की दिशा। हाँ, वहाँ का पर्यटन चौपट हो चुका है नेपाल का,
वहाँ की अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका। वहाँ की जो पब्लिक सिक्योरिटी वो जीरो हो चुकी है। लोगों का भरोसा वहाँ के प्रशासन, शासन और अर्थव्यवस्था से उठ रहा है। तो इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होगी, नेपाल की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। और याद रखिए, नेपाल की इकोनॉमी से हम सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और चीन भी, आई थिंक चीन भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की अस्थिरता भारत को भी नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल सर। भले लोग कहें कि भारत का हाथ है उसमें, लेकिन भारत को ही नुकसान होगा। नेपाल जितना अस्थिर होगा उतना ही नुकसान होगा। लेकिन वहां की सरकार जाती है अगर, और एक नई सरकार, एक नई व्यवस्थक सरकार आती है, तो गारंटी नहीं है कि भारत के साथ मिलकर काम करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार का वहां पे आंदोलन देखा जा रहा है, वहां पे वो नेटिव और नेशनल लेवल का सिस्टम चाहते हैं, अपना सिस्टम चाहते हैं, नेटिव सिस्टम चाहते हैं। और इस नेटिव सिस्टम में भारत के लिए कितनी जगह होगी, आगे देखने की बात होगी। लेकिन भारत को सतर्क होना चाहिए। पहले बांग्लादेश, अब नेपाल, उधर चाइना की स्थिति, म्यांमार, पाकिस्तान, जो जितने पड़ोसी हैं, सबकी आंतरिक स्थितियां भारत के लिए चिंताजनक हैं। तो भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी रही वहाँ नेपाल की बात, तो नेपाल में ये आंदोलन अभी जल्दी रुकेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको तो अपनी शिक्षा से मतलब है, अपने लिए एक बेहतर व्यवस्था से मतलब है, एक बेहतर जीवन से मतलब है। तो सर, क्या ये आंदोलन नेपाल के अंदर नई राजनीति की शुरुआत है? फिर चाहे वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा है, या सेनाओं की तैनाती है, या इस तरीके के युवाओं का आंदोलन? ये कहना जल्दबाजी है कि नई राजनीति की शुरुआत है, लेकिन हाँ, एक भ्रष्ट राजनीति का अंत तो है। एक भ्रष्ट राजनीति का अंत इसने किया है। आगे आने वाली राजनीति कैसी होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो बच्चे आज इतने अवेयर, इतने जागरूक और इतने डिमांडिंग हैं, क्या कल भी रहते हैं? बिल्कुल सही। अगर वो आज इतने ज़्यादा मुखरता के साथ गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, क्या कल भी अपने अधिकारों के लिए विरोध करेंगे? अगर जनता जाग गई तो राजनीति में सुधार 100% संभव है। अच्छा सर, तो इसमें जो आज सस्पिशियस सपोर्टर हैं, कल भी इनका हाथ हो सकता है? कल किस तरीके से नकारात्मक रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या देखने को हमें मिल सकता है? अगर स्थायी सरकार का गठन नहीं होता, बिल्कुल, तो ये लोग हावी हो जाएंगे। स्थायी सरकार होती है तो सुरक्षा मजबूत होती है, और किसी भी देश में वो छुपे हुए गद्दार तो होते ही होते हैं, जो हितों को अपने पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, वो इसे मौका समझते हैं। और ये जो आंदोलन, इसको मौका कई लोगों ने समझा है और अपनी रोटी सेकी है, उसमें फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन अगर एक अच्छी सरकार, एक अच्छा विकल्प वहाँ पर आ जाता है, जनता की मान्यता और स्वीकार्यता से कोई एक व्यवस्था वहाँ बन जाती है, तो आगे आने वाले समय में ऐसे एलिमेंट से निपटना भी आसान हो जाएगा। तो सर, ये जो भारत के बात करते हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, या ये जो नेपाल है, तो क्या ये भारत के लिए चिंताजनक विषय है भविष्य या अभी वर्तमान में, अगर हम कहें तो? देखिए, भारत ने इन चिंताओं को अच्छे ढंग से समझा है। चिंता का विषय। और सर, ये किस हद तक चिंताजनक विषय है? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए घुसपैठ बढ़ सकती है। भारत से आप समझते हैं कि आयात निर्यात तो हर देश का होता है ना। नेपाल चूंकि हमारा छोटा भाई की तरह का है, हमारे यहाँ रोटी बेटी का संबंध है, तो ऐसे में नेपाल में होने वाली कोई भी अशांति हमारे बॉर्डर क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिले सीधे नेपाल से जुड़ते हैं, साथ ही साथ भारत की एक बहुत बड़ी पर्यटन इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो नेपाल का या बांग्लादेश के साथ बात करें, तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी एक बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से इन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है, अगर भारत इन क्षेत्रों के साथ भरोसे का संबंध नहीं रखेगा, तो आगे चलकर भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है। सर, ये जो श्रीलंका है और म्यांमार है, ये किस तरीके से प्रभावित मतलब या इनकी वजह से भारत के लिए क्या ये चिंता का विषय है? जब भारत की चिंता की बात करते हैं, तो हमने बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश में प्रदर्शनों का जो ट्रेंड था, हिंसा का जो ट्रेंड था, उसे नेपाल ने अपनाया। बिल्कुल। उसके पहले श्रीलंका में अपनाया गया, श्रीलंका का बांग्लादेश ने अपनाया, बांग्लादेश का नेपाल ने, कल नेपाल जैसा ट्रेंड भारत में भी अपनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीके को छोड़कर जो हिंसा के साथ अब एक नया ट्रेंड हो चुका है, ये भारत को
आगे चलकर परेशान कर सकता है, क्योंकि भारत भी बेरोजगारी, भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अन्य मुद्दे हावी हैं। अगर इन्हें डायलॉग के साथ हैंडल करने के बगैर हथियार उठा के हैंडल करने की बात आएगी तो ये ट्रेंड अगला भारत में हो सकता है। बिल्कुल सर। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया का जो रोल है, इसने नेपाली लोगों को इतना हिंसा करने के लिए प्रेरित कर दिया। एक चीज़ ने, इसके पहले बेरोजगारी थी, इसके पहले करप्शन था, करप्शन आज का नहीं वहाँ के उसमें, लेकिन आग में घी किसने डाला? इसने, सोशल मीडिया ने, इस पे बैन ने। तो कल ये भारत में भी अगर ये सोशल मीडिया के रेगुलेटर्स जो इसके ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो चाहे पूरी राजनीति बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, इन्होंने बांग्लादेश की राजनीति बदल दी, इन्होंने नेपाल की राजनीति बदल दी, कल भारत की राजनीति को बदल सकता है। तो सर, भारत को इन आंदोलनों से सबसे बड़ी सीख लेने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करिए। दूसरी सीख ये है कि बच्चों, शिक्षकों, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन सब को प्रायोरिटी दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को इन छोटी छोटी चीजें मायने लगती हैं। आपने कितने हवाई जहाज, कितने एरोप्लेन, कितने आपने फाइटर जेट, कितनी मिसाइलें बना ली, इससे देश के लोगों को, सामान्य लोगों को मतलब नहीं है। उन्हें शाम को खाना मिला कि नहीं मिला, उनको इससे मतलब है। उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली कि नहीं मिली, इससे उनको पेट भरा कि नहीं भरा, उनको इससे जरूरत इससे है। मतलब है। सही तो बात सरकार को सामाजिक तौर पर और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि बाहर से वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर हमारी समस्याओं का फायदा उठाने ना पाए। बिल्कुल। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जनता है वो बेरोजगारी है या स्वास्थ्य की सुविधा। कोविड एक सबसे बड़ा सा एग्जाम्पल है। नहीं तैयार थे, लाखों करोड़ों ने अपनी जान गंवाई से। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे सुधार लाने की जरूरत है और मजबूती की जरूरत है। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में जाना नेपाल के आंदोलनों के बारे में, उसकी सामाजिक जो इस समय स्थितियां चल रही उसके बारे में। लेकिन सर, इन सारी बातों के निष्कर्ष के रूप में अगर हम जाने तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो हमारी ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेगी कि सकारात्मक रूप से किस tariके की इंटरनेशनल स्थितियां पैदा हो सकती हैं इस तरीके के आंदोलनों को देखकर, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल का अभी हो रहा है आंदोलन, या इसमें किस तरीके के पहलू नकारात्मक होंगे या किस तरीके के पहलू सकारात्मक होंगे। थोड़ा सा आप इस पर हमारे ऑडियंस को जरूर बताइए। दिव्या जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा, हिंसा का कोई सकारात्मक पक्ष नहीं हो सकता सर। किसी फॉर्म में हिंसा का सकारात्मक पक्ष नहीं है। लेकिन अगर नेपाल के लोगों की बात हम करें तो इस हिंसा ने वहां पर गूंगे बहरे, जनता गूंगी थी, बिल्कुल, उसको इन्होंने बोलना सिखा दिया। बिल्कुल। और राजनीति बहरी थी, उसको सुनना सिखा दिया। बिल्कुल सही। तो इस हिंसा ने उन बहरे राजनीतिज्ञों को झकझोरा है कि देश की जनता आपका एक कोई असेट या आपकी कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति नहीं है। देश के संसाधन देश के हैं, आपके नहीं हैं। जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसे उखाड़ कर फेंक दिए जाओगे। दौड़ा दौड़ा कर वित्त मंत्री को रोड पे मारा गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और उनके घरों में तोड़फोड़ की, यानी कि जनता से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। और इसलिए सकारात्मक पक्ष ये सीख है कि किसी भी छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज अगर आप करोगे तो एक दिन जाकर वो बड़ी समस्या बन सकती है। राजनीति और प्रशासन जो भ्रष्टाचार को बहुत सामान्य सी बात मानते हैं, ये भ्रष्टाचार आज सामान्य लग रहा हो, लेकिन जिस दिन ये अपनी हद को क्रॉस कर जाएगा उस दिन ये देश की राजनीति, देश की व्यवस्था सबको धूल में मिलाकर रख देगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर, नकारात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जनता को अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक यही तरीका समझ में आ रहा है, चाहे वो नकारात्मक इसने, जो मैंने बोला मानसिकता, वो नकारात्मक मानसिकता को जन्म दिया। इसने हिंसा को एक सबसे बेहतर और आसान साधन बना दिया अपनी बात मनवाने के लिए। ये नकारात्मक ट्रेंड के रूप में दिखेगा, क्योंकि ये आगे चलकर जिन भी देशों में इस प्रकार से सरकारों के साथ कोई विवाद होगा तो लोग कमेटी बनाकर बात नहीं करेंगे, सीधे बंदूक उठाकर जाकर उनके घर में घुस के उनको गोली मारेंगे। और जिस भी व्यवस्था में ये ट्रेंड बन जाएगा तो क्या गारंटी है कि अब जो सरकार आएगी उसके बाद अगले 50,000 लोग खड़े होकर उनको ना पदस्थ कर दें? ऐसे देश की व्यवस्था ही डूब जाएगी। तो ये ट्रेंड अच्छा नहीं माना जा सकता, हिंसा का ये ट्रेंड अच्छा नहीं माना जा सकता। और इसके सबसे बड़े नकारात्मक पर्सपेक्टिव ही यही हैं कि इसने
देश के अंदर शांति प्राप्त करने के लिए अशांति और हिंसा को साधन बना दिया है। बिल्कुल। और ये तो सर इसके इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? इंटरनेशनल इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों का जो अपने देश में पॉजिटिव कहें तो अपने देश में लोगों को, जैसे हमने आयरलैंड के क्रांति से होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया कि वहां जब मिला तो हमको मिलेगा। हमने देखा कि अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों के लिए चर्चा हुई तो हमने भी अपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। इससे अलग अलग देशों की सरकारें जागेंगे जो अभी तक नज़रअंदाज कर रही थी, दबा रही थी, उनको लग रहा था बड़ी छोटी सी चीज़ है। दूसरा, ये बाहर से जो प्रभाव है ये सोशल मीडिया इन सब का, सरकारें उनके प्रति और ज़्यादा सीरियस होंगे। जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों को लेकर सरकार जिनको आप चुन रहे हैं उनको चुनते समय ही आप ये देख लीजिए कि किस तरीके के लोगों का चुनाव आप कर रहे हैं। और जो सरकारें हैं विश्व की, उन्हें एक नई पॉलिटिक्स करने का मौका देंगी है कि वो एक नए तरीके से अपनी पॉलिटिक्स में परिवर्तन करें, अन्यथा उनका देश भी इसी प्रकार की हिंसा का शिकार हो सकता है। वो वेलफेयर पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, जनता की संतुष्टि और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने की ओर जाएं। अगर उन्होंने जनता को नज़रअंदाज किया तो उनका भी यही हाल होगा। तो बिल्कुल ये जो आज का टॉपिक था जो नेपाल के आंदोलन से संबंधित था, लेकिन इंटरनेशनली इसके इम्पैक्ट चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो, इनको हमने पूरी गहराई के साथ जाना। तो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज हमने अपने पॉडकास्ट में नेपाल की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां, चाहे वो शिक्षक आंदोलन है, चाहे ये जेनजी आंदोलन है, या वहां पे पनपती एक नई राजनीति, इनके बारे में हमने जाना। और अब हम अपने नए पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक do follow our channel, like, share and subscribe and stay tuned. Thank you so much. Thank you.